हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 का विज्ञान का अध्याय 5, जिसका नाम है लंबाई एवं गति का मापन। तो इस अध्याय के अंदर हम सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि पहले हमारे यहाँ लंबाइयों को मापने के लिए किन किन विधियों का प्रयोग किया जाता था तथा वो विधियाँ कितनी सही थी और उनसे क्या परेशानियां हमें देखने को मिली और उन परेशानियों को सुलझाने के लिए क्या नए तरीके आए। ठीक है, तो पाठ को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक लड़की है जिसका नाम है दीपा। दीपा एक जिज्ञासु बालिका, यानी ऐसी लड़की जिसको नई नई चीज़ें जानना बहुत पसंद है। वह 11 वर्ष की और हरियाणा प्रांत के एक नगर में रहती है। विद्यालय का नया सत्र आरंभ हो चुका है। दीपा को विद्यालय के लिए नई वर्दी चाहिए क्योंकि उसका कद बढ़ गया है। उसकी माँ उसे कपड़े की दुकान में ले जाती है। वह 2 मीटर कपड़े का टुकड़ा मांगती है। दुकानदार एक धातु की मापक छड़ से उस कपड़े को मापता है। उसके बाद दर्जी लचीले मापन फीते से दीपा की वर्दी का माप लेता है। उसकी माँ दर्जी से कहती है कि वर्दी की लंबाई 4 अंगुल के अधिक रखें, यानी 4 अंगुली की चौड़ाई के बराबर अधिक रखें। तो यहाँ पर कपड़े को मापने के लिए सबने अपने अपने तरीके लगाए। दुकानदार ने कपड़े को इस तरीके की छड़ से मापा, दर्जी ने इस तरीके के लचीले फीते से मापा जिसको हम इंची टेप कहते हैं और हमारे घरों में आसानी से पाया जाता है, और उसकी माँ ने कपड़ों को मापने के लिए अपना खुद का तरीका लगाया, अंगुल। तो यहाँ पर हमने 3 अलग अलग विधियाँ पढ़ ली जिनसे हम कपड़ों को मापते हैं। उसके बाद तो दीपा के मन में प्रश्न उठता है और वो सोचती है कि क्या फीता और छड़ उस पैमाने के समान है जो मेरी बड़ी बहन के ज्यामिति बॉक्स में है। 4 अंगुल से माँ का क्या तात्पर्य है। यानी कि दीपा के मन में प्रश्न उठ रहा है कि इस तरीके का जो छोटा स्केल होता है जो हमारी ज्योमेट्री बॉक्स में पाया जाता है वो, और इस तरीके का इंची टेप और इस तरीके का लंबा लोहे का छड़, क्या ये तीनों उपकरण एक ही तरीके से काम करते हैं, एक ही तरीके से चीज़ों को मापते हैं। उसके बाद दीपा अपने अनुभव विद्यालय के मित्रों अनीश, हरदीप, पद्मा और तस्नीम के साथ साझा करती है और इससे उनके बीच चर्चा आरंभ हो जाती है। तो ये दीपा और ये उसके विद्यालय के मित्र और ये सारे मिलकर आपस में चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्होंने अपने आसपास और अपने घरों के अंदर चीज़ों की लंबाई को मापने के लिए किन किन विधियों को देखा है, किन किन तरीकों को देखा है। आगे हम कैसे मापते हैं। सबसे पहले हरदीप कहता है, मैंने अपनी दादी माँ को हाथ की लंबाई से कपड़ा मापते हुए देखा है। क्या आपने कभी किसी किसान को अपने खेत की क्यारियाँ बनाने के लिए खेत की लंबाई मापते हुए देखा है। वह चलता जाता है और अपने कदमों की संख्या गिनता जाता है। ये क्या कौन कहता है, पद्मा। उसके बाद है, अरे कदम नहीं, कभी कभी वह मापने के लिए अपने पैर के पंजे की लंबाई का उपयोग भी करते हैं, अनीश ने कहा। तो यहाँ पर हमें 3 और तरीके पता चल गए जिनसे कि लोग चीज़ों की लंबाइयों को मापते हैं। एक हाथ की लंबाई का उपयोग करके, दूसरा अपने कदमों की संख्या गिन के, तीसरा अपने पंजों की संख्या गिन के। आगे है, दीपा उत्साह से कहती है, शरीर के अंगों का उपयोग कर लंबाई मापना बहुत रोचक होगा। आओ हम भी शरीर के अंगों का उपयोग कर कुछ मापते हैं। हमें क्या मापना चाहिए। अच्छा, आओ हम अपने कक्ष में रखे मेज की लंबाई मापते हैं, तस्नीम कहती है। पद्मा बात आगे बढ़ाते हुए कहती है, और इसको मापने के लिए हम अपने शरीर के किस अंग का उपयोग करेंगे। उसके बाद दीपा बताती है, हम हाथ के पंजे की चौड़ाई का उपयोग करते हैं। मैं दिखाती हूँ ये कैसे किया जाता है। मैंने अपनी माँ को इसका उपयोग करते हुए देखा है। वह इसे बालिशत या हैंड स्पैन कहती हैं, यानी कि इस तरीके का जो ब्लांत कहते हैं ना इसको आम भाषा में, भैया इसको हम बालिशत या हैंड स्पैन अंग्रेजी में कह सकते हैं। तो इस तरीके का उपयोग करेंगे वो अपने मेज कक्ष में रखे मेज की लंबाई को मापने के लिए। उसके बाद हरदीप ने कहा, अच्छा आओ हम अपने माप को अंकित भी करें, यानी कि वो टेबल में लिखेंगे। तो सबसे पहले अनीश ने अपने बालिशतों का उपयोग करके अपने कक्ष में रखे टेबल की लंबाई को मापा। तो कितने बालिशत उसकी चौड़ाई आई, 13 बालिशत से अधिक। उसके बाद पद्मा ने जब मापा तो 13 बालिशत आए। तस्नीम ने जब नापा टेबल की लंबाई को तो 13 से थोड़े कम बालिशतों की संख्या आई। दीपा ने जब मापा तो 13 और 14 के बीच में। हरदीप ने जब मापा टेबल को तो 14 बालिशत संख्या आई। उसके बाद पद्मा कहती है, अरे मेज की लंबाई के माप में हम सभी के बालिशतों की संख्या तो भिन्न भिन्न प्राप्त हुई है। तब हम बालिशतों में मेज की लंबाई के बारे में क्या कह सकते हैं। यानी जब उन्होंने अपने बालिशतों का उपयोग करके टेबल की लंबाई को मापा तब किसी के 13 बालिशत आए, किसी के 14, किसी के 13 और 14 के बीच। तो वो सही किसको माने, ये प्रश्न है उनके सामने। आगे है, परंतु ये संख्याएं भिन्न क्यों होनी चाहिए। हरदीप विचार पूर्वक पूछता है। तस्नीम कहती है, मुझे लगता है इसका कारण हमारे बालिशतों की माप अलग अलग होना है। अनीश ने सुझाया, आओ इसकी जांच करते हैं। अब उन पांचों ने अपने अपने बालिशत एक दूसरे के साथ रखे और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनके बालिशतों की लंबाई भिन्न भिन्न है। उनके बालिशतों की लंबाई अलग अलग है, सबके हाथ एक साइज के नहीं है, सबके हाथ अलग अलग साइज के हैं, तो उनके बालिशतों की लंबाई भी अलग अलग है। इसलिए जब उन्होंने टेबल को मापा तो अलग अलग संख्या आई बालिशतों की। उसके बाद है,
दीपा विचार पूर्वक कहती है, संभवतः यही कारण है कि लोग किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए पैमाने या मापन फीते का उपयोग करते हैं। अब आपको पता चला लोग फीते का उपयोग क्यों करते हैं, ताकि लंबाइयाँ अलग अलग ना आए। उसके बाद जब दीपा और उसके साथी अपने अपने बालिशत की लंबाई से मेज की लंबाई की तुलना करते हैं, तब मेज की लंबाई को बालिशत की संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं। यहाँ मापन के लिए उपयोग में लाया गया बालिशत एक मात्रक यानी कि यूनिट का उदाहरण है। अतः लंबाई दो भागों में व्यक्त की जाती है, संख्या और मात्रक। उदाहरण के लिए यदि मेज की लंबाई 13 बालिशत के समान है तो 13 यहाँ पर संख्या हो जाएगी और बालिशत मापन के लिए चुना गया मात्रक। तथापि बालिशत और उनके समान अन्य मात्रक जैसे हाथ, पैर, मुट्ठी या अंगुली की लंबाई भिन्न भिन्न व्यक्तियों की भिन्न भिन्न हो सकती है। अतः एक ऐसे मात्रक की आवश्यकता है जिससे अलग अलग लोगों द्वारा लिया गया एक ही लंबाई का माप एक समान हो, यानी कि अलग अलग व्यक्तियों की मुट्ठी की लंबाई, बालिशत की लंबाई और कदम की लंबाई अलग अलग होती है, तो इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगी। इसलिए हमें एक ऐसे मात्रक की आवश्यकता है जिससे चीज़ों को मापा जाए तो हमेशा एक समान रहें। उसके बाद है, प्राचीन काल से ही भारत में मापन प्रणालियों का एक समृद्ध इतिहास रहा है। प्राचीन भारतीय साहित्य में कुछ मात्रकों का वर्णन है, जैसे अंगुल, अंगुली की चौड़ाई, बहु अंगुल, धनुष, योजन आदि। इनका उपयोग कलाकृतियों, वास्तुकला और नगर नियोजन में होता था। बढ़ई और दर्जी जैसे पारंपरिक शिल्पकार आज भी अंगुल का उपयोग करते हैं और सिंधु सरस्वती या हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन स्थलों से प्राप्त अनेक वस्तुओं के रेखांकित चित्र पाए गए हैं जो पैमाने हो सकते हैं। यानी पुराने जमाने में किस तरीके के मापन प्रणालियों का उपयोग किया जाता था, जैसे कि अंगुल का, बहु अंगुल का, धनुष का और योजन का। और आज हम किस तरीके के मापन प्रणालियों का उपयोग करते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, इस तरीके की। और जो इस तरीके के मापन प्रणाली होती थी, अंगुल, धनुष, योजन, इन्हीं का उपयोग करके बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, वास्तुकला, बड़े बड़े बिल्डिंगों के डिज़ाइन और किसी भी नगर का नक्शा बनाया जाता था। और जो दर्जी और बढ़ई जैसे कलाकार होते हैं वो आज भी इसी तरीके की मापन प्रणालियों का उपयोग करते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपने अपनी सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में पढ़ा होगा। ये हमारे भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है, जिसके अंदर खुदाई के समय हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली जिससे ये पता चलता है कि हमारे यहाँ पे जन्म लेने से पहले या हमारी सभ्यता होने से पहले भी एक बहुत पुरानी सभ्यता हुआ करती थी, जो अलग अलग विधियों का उपयोग करके जीवन यापन कर। मानक मात्रक। संसार के विभिन्न भागों में समय के साथ विभिन्न मात्रक प्रणालियां विकसित हुई। तथापि जब लोगों ने एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करना आरंभ किया तब इससे बहुत भ्रम उत्पन्न हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि संसार के विभिन्न देश एक साथ आए तथा मापन के मानक मात्रकों के विषय में एकमत होने लगे और उन्हें अपनाने लगे। आजकल उपयोग में लाई जाने वाली मात्रक प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली अथवा SI सिस्टम कहते हैं। और SI की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की अगर मैं शॉर्ट फॉर्म पूछूं तो आप क्या जवाब दोगे? SI। अगर मैं ये पूछूं कि SI की फुल फॉर्म क्या होती तो आप उत्तर दोगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। SI मात्रकों के रूप में जाना जाता है, यानी कि अब जो हम चीज़ों को मापने की प्रणाली का उपयोग करते हैं वो प्रणाली है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली या SI सिस्टम। ये कब आई? पहले के ज़माने में क्या करते थे लोग, एक देश से दूसरे देश जाते थे व्यापार करने के लिए, तो हमारे यहाँ पर चीज़ों को मापने की अलग विधियाँ होती थी और वैसे ही उनके देशों में चीज़ों को मापने की अलग विधियाँ होती होंगी। इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा इनको। इसलिए सभी देशों ने मिलकर एक योजना बनाई कि हम ऐसे मात्रक प्रणाली बनाएंगे जिससे चीज़ों का जो माप इस देश में होगा वही इस देश में, वही इस देश में, यानी कि हर जगह चीज़ों को एक ही तरीके से मापा जाएगा। तो वो आया फिर SI सिस्टम या अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली। तो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार जो लंबाई है उसको मापने के लिए एक मात्रक आया जिसको हम कहते हैं मीटर। तो लंबाई का SI मात्रक होता है मीटर। इसका प्रतीक होता है छोटा m। चित्र 5.2 में 1 मीटर पैमाना दर्शाया गया है। 1 मीटर स्मॉल m को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रत्येक भाग को 1 सेंटीमीटर कहते हैं, यानी कि जो 1 मीटर होता है उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि 1 मीटर के हम 100 बराबर भाग कर सकते हैं। इस तरीके से ये मीटर पैमाना देख सकते हो आप। संभवतः आप मीटर पैमाने के एक छोटे से भाग से परिचित हैं जो आमतौर पर 15 सेंटीमीटर का होता है। उसे चित्र 5.3 में दिखाया गया है। ये चित्र अभी हम इस पे आएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे इसको। 15 सेंटीमीटर पैमाने को ध्यान से देखिए। इसमें सेंटीमीटर में 0 से 15 तक अंकन है। दो बड़े चिन्हों के बीच के भाग की लंबाई को 1 सेंटीमीटर कहा जाता है, जैसे कि 1 से 2 के बीच अथवा 5 से 6 के बीच। ध्यान दीजिए कि इस 1 सेंटीमीटर लंबाई के भाग को फिर से 10 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। इन छोटे भागों में प्रत्येक की लंबाई को मिलीमीटर या स्मॉल mm कहते हैं।
1 मिलीमीटर लंबाई का वह सबसे छोटा मान होता है जिसे आप इस पैमाने का उपयोग कर माप सकते हैं। 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के 10वें भाग के बराबर होता है, यानी 1 मिलीमीटर बराबर होता है 0.1 सेंटीमीटर के। अब मैं आपको समझाती हूँ कि जो SI सिस्टम आया है उसके अनुसार लंबाइयों को मापने के लिए हम मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर इस तरीके के मात्रकों का प्रयोग करते हैं और हर जगह इसी का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा 15 सेंटीमीटर का स्केल जो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में पाया जाता है आमतौर पर। तो यहाँ पर हमने पढ़ा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और जो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो ये हमारा छोटा सा स्केल। और यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पर 1 से 2 के बीच में जो है 1 से 2 के बीच ये 1 सेंटीमीटर हुआ और 1 सेंटीमीटर को हम फिर से 10 बराबर भागों में बांट सकते हैं जिसको हम मिलीमीटर कहते हैं। यानी कि 1 से 2 के बीच 10 छोटी छोटी लाइनें लगी हुई हैं, इसको हम मिलीमीटर कहते हैं। आगे है बड़ी लंबाई मापने के लिए हम बड़े मात्रक किलोमीटर या km का उपयोग करते हैं जो कि 1000 मीटर के बराबर होता है। और छोटी लंबाई मापने के लिए हम छोटे मात्रकों का उपयोग करते हैं जैसे कि सेंटीमीटर या मिलीमीटर। अब यहाँ पे ये 3 बातें लिखी हुई हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। दोबारा देखो क्या है मतलब है इसका, 1 सेंटीमीटर यानी कि 10 मिलीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर को हम 10 बराबर भागों में बांट सकते हैं और उसका हर एक भाग क्या कहलाता है, 1 मिलीमीटर। 1 मीटर और 1 मीटर के हम 100 बराबर भाग कर सकते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर है 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर के हम 1000 बराबर भाग कर सकते हैं जिसको हम 1000 मीटर कहते हैं। तो चीज़ों की लंबाई मापने का सबसे छोटा जो मात्रक है वो क्या है, मिलीमीटर। उसके बाद है सेंटीमीटर, उसके बाद है मीटर और सबसे बड़ा मात्रक क्या है, किलोमीटर। जो बड़ी बड़ी दूरियां होती हैं उनको मापने के लिए किलोमीटर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है आपने कुछ पैमानों में एक अन्य प्रकार का अंकन भी देखा होगा। इन पैमानों में यह अंकन इंच में है, जहां 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर के। पहले के दिनों में लंबाई मापने के लिए इंच या फुट जैसे मात्रकों का उपयोग भी किया जाता था। इनका उपयोग अभी भी कुछ लोग करते हैं। आपने स्केल देखा होगा, स्केल में इस साइड भी डिजिट्स लिखी होती हैं और इस साइड भी। जो ऊपर लिखी होती हैं छोटी छोटी, जो 0 से 15 तक होता है वो तो सेंटीमीटर दिखाता है और उसके दूसरी साइड में भी लाइनें लगी हुई रहती है ना, वो होता है इंचों में, इंच होते हैं वो। और यहाँ पर बताया है 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं कक्षा में बच्चे की। मान लीजिए कि हम सभी फिर से मेज की लंबाई मापते हैं किंतु इस बार मीटर पैमाने का उपयोग करेंगे, क्या हमारे परिणाम अब भी भिन्न होंगे? तो ये लड़की कहती है नहीं, मतलब पैमाने तो हमारे बिल्कुल समान होंगे, लेकिन हमें सबसे पहले लंबाई मापने के लिए पैमाने का उपयोग करने की सही विधि सीखनी चाहिए।